हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग क्लास 10th सिविक्स चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ पावर शेयरिंग को पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो है अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जो है इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो है नया सेशन चालू हो चुका है और इसमें जो है आपके स्कूलों में जो है पढ़ाइयाँ चालू हो चुकी हैं। तो उसी के लिए जो है आपके रिवीजन के लिए जो है मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। और मेरे चैनल पे जो है आपको मैथ, साइंस, एसएसटी ये तीनों सब्जेक्ट का जो है सारे वीडियो जल्द ही जो है चैप्टर वाइज अवेलेबल होंगे। समय के साथ जो है हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। और कहीं समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। तो चलिए जो है इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो पहला चैप्टर है सिविक्स का वो है पावर शेयरिंग। ये पावर शेयरिंग जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको क्लियर इसका जो हिंदी मीनिंग दिख रहा होगा कि पावर का मतलब जो है और शेयर का मतलब क्या होता है। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे ये कह रहा है कि जो लोग सत्ता में हैं, जिनके पास पावर, किनके पास होता है, जो लोग रूल करते हैं, जो जिनके पास सत्ता होती है, तो उनके बीच का जो शेयरिंग है पावर, मतलब उन जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं तो उनके बीच का जो पावर शेयरिंग है उसके बारे में जो है हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले जो है इस चैप्टर का जो है आपका ओवरव्यू है। यहाँ पे ओवरव्यू क्या कहता है, with this chapter we resume the tour of democracy that we started last year. We noted last year that in the democracy all power does not rest with any one organ of the government. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपने क्लास 9th में जो है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में स्टडी किया है वहाँ पे, और यहाँ जो है उसी का जो है आगे का पोर्शन जो है हमें पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने जो है वहाँ पे ये पढ़ा था क्लास 9th के अंदर कि कोई भी जो है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है किसी एक और जो इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, वहाँ पे सारे पावर लाइज नहीं करते, वो सभी के बीच में जो है वो शेयर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमॉन्ग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिज़ाइन ऑफ डेमोक्रेसी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने जो है क्लास 9th में पढ़ा होगा लेजिस्लेचर के बारे में, एग्जीक्यूटिव के बारे में और जुडिशरी के बारे में, तो वहाँ जो है आपने ये देखा होगा कि किस तरीके से जो है इनके बीच में पावर को शेयर किया गया है। और साथ ही साथ जो है इनके बीच में अगर कोई समस्या आती है तो इनके बीच में कोई वाद विवाद होता है इन दोनों के बीच में, तो जुडिशरी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनके वाद विवाद को सुलझाने में। स्टूडेंट्स, फिर इसमें देखिए आगे क्या कहता है, इन दिस एंड द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड. We started with the 2 stories from Belgium and Sri Lanka. Both these stories are about how democracy handle demands for the power sharing. स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि जो भी क्लास 10th में हम लोग अगले 2 चैप्टर जो पढ़ेंगे वो पावर शेयरिंग से ही रिलेटेड होगा। तो इसके अंदर जो है हमें जो सबसे पहले शुरुआत होगी तो वो वहाँ पे एक बेल्जियम और श्रीलंका का जो है यहाँ पे एग्जाम्पल लिया जाएगा और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि किस तरीके से जो है वहाँ पे पावर को शेयर किया गया है। स्टूडेंट्स, उसके बाद आगे ये कहता है द स्टोरीज यील्ड सम जनरल कंक्लूजन अबाउट द नीड ऑफ पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी. This allow us to discuss various forms of power sharing that will be taken up in the following 2 chapters. स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि अगर हम बात करें तो अगला 2 चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो अगला 2 चैप्टर जो है आपका, उसमें मेनली जो भी जो है हम लोगों ने पहले पढ़ा है और इसको डिस्कशन करने के बाद हम ये निकालेंगे यहाँ से कि पावर शेयरिंग जो हो रहा है क्या वो सच में हमारे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए भलाई है या नहीं है। इन सब चीज़ों का जो है निचोड़ जो है चैप्टर पढ़ने के बाद करेंगे। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे जो है मैं पूरे आपको जितने भी एसएसटी के चैप्टर्स कराऊंगा वो सारे के सारे चैप्टर्स जो है मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा ताकि आपकी कोई भी जो है जानकारी यहाँ से छूटे नहीं और आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आ सकें। स्टूडेंट्स, चलिए जो है हम लोग जो है अपने टॉपिक पे चलते हैं। इंट्रोडक्शन जो है आपका चैप्टर कहीं पे ख़त्म हुआ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे कहानी 2 देशों की है। एक है बेल्जियम आपका और दूसरा जो है आपका वो श्रीलंका का। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि जब अगर हम बात करते हैं इन दोनों देशों के बारे में, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो है आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और यहाँ से आप बहुत कुछ सीखेंगे कि किस तरीके से जो है बेल्जियम ने अपने यहाँ प्रॉब्लम्स को हैंडल किया और किस तरीके से जो है श्रीलंका ने हैंडल किया, और दोनों देश के अंदर जो सिचुएशंस बने उस पर जो है किस तरीके से जो है वहाँ पे लोगों को समस्याएं हुई, इन सारी चीज़ों को जो है इन टॉपिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे सामने एग्जांपल है बेल्जियम और श्रीलंका का, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले जो है बेल्जियम के साथ शुरू करेंगे। तो कह रहा है कि बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कहता है कि बेल्जियम जो है एक छोटा सा कंट्री है यूरोप के अंदर, जिसका एरिया जो है आपका वो हरियाणा से भी कम है। जो हमारे यहाँ का स्टेट हरियाणा है स्टूडेंट्स, तो वहाँ का जो एरिया है वो उससे भी छोटा है। ठीक है स्टूडेंट्स। और देखिए आगे क्या कहता है, इट हैज़ बॉर्डर विथ फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। स्टूडेंट्स यहाँ जो इनकी बॉर्डर लगती है, यानी जो इसके आसपास के जो देश हैं उसमें जो है आपके साथ मतलब यहाँ पे जो है फ्रांस है, नीदरलैंड है, जर्मनी है और लग्जमबर्ग है। यानी ये 4 देश जो है आपके बेल्जियम के साइड में है, चारों साइड में है। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि अगर हम इनकी जनसंख्या के बारे में बात करें तो जनसंख्या जो है हरियाणा से भी जो है इनका जनसंख्या क्या है, आधा है। अगर हरियाणा की जनसंख्या जो है अगर 2 करोड़ है तो इनकी जनसंख्या कितनी है, 1 करोड़ है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें आगे क्या कहता है, द एथेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ बात करें तो जो यहाँ एथेनिक ग्रुप्स यानी जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा। कैसे कॉम्प्लेक्स है इसको जो है हम लोग आगे अभी पढ़ने वाले हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कहता है कि ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करें कि जो भी बेल्जियम की जनसंख्या रही होगी उस जनसंख्या के अंदर जो है अगर हम बात करते हैं तो 59% लोग जो हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। उनका जो वहाँ पे का फ्लेमिश रीजन है उस फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, और साथ ही साथ जो है वो क्या बोलते हैं, आपको डच भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे जो है बेल्जियम का आपका वो दे रखा है, और इस बेल्जियम का जब आप मैप देखेंगे तो ये जो रीजन है यहाँ पे ये फ्लेमिश रीजन है। देखिए यहाँ पे इसको ऑलरेडी जो है दर्शाया गया है, और इसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, फ्लेमिश रीजन। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आगे इसमें जो बातें लिखी हुई हैं इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहता है कि अनदर 40% पीपल लिव इन दी वलानिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करें तो बाकी जो 40% जनसंख्या है वो वलानिया रीजन में रहती है और वहाँ पे फ्रेंच भाषा बोलती है। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस मैप के अंदर, तो इस मैप के अंदर यहाँ पे देखिए ये जो है वलानिया रीजन है आपका, और यहाँ पे जो है 40% की जनसंख्या रहती है और ये लोग जो है फ्रेंच बोलता है। ये कौन सा भाषा बोलता है स्टूडेंट्स, फ्रेंच। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आगे इसमें क्या कहता है, रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक्स जर्मन। यानी अब बचे हुए जो 1% है वो क्या हो गए, जर्मन बोलने वाले लोग हो गए। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो है आप जब इथेनिक कॉम्पोजिशन देखेंगे यहाँ पे तो फ्रेंच बोलने वाले हैं, डच बोलने वाले हैं और जर्मन बोलने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स किसी भी देश के लिए जो है अगर वहाँ पे अलग अलग प्रकार की भाषाएँ होती हैं तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिस तरीके से अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में भी जो है यहाँ पे तो हमारे संविधान में ही 23 लैंग्वेज को जो है उसमें मान्यता दी गई है। तो उसी तरीके से जो है यहाँ पे देखें तो 3 भाषा है। तो यहाँ पे 3 भाषा को लेके जो है किसी देश में बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो क्या क्या हो सकती है इसके बारे में हम बात करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे क्या कहता है, इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो बेल्जियम का कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स है वहाँ पे जो है जो उसका कैपिटल सिटी रीजन है उस सिटी रीजन में जो है 80% बोलने वाले लोग जो है फ्रेंच हैं और बाकी 20% बोलने वाले लोग जो हैं वो डच हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करें तो अगर कंट्री का ओवरऑल हम एक नक्शा तैयार करें तो उसमें जो हम ये चीज़ देखेंगे कि 59% बोलने वाले डच हैं और 40%
आपके जो है फ्रेंच बोलने वाले हैं और 1% जो है वो जर्मन बोलने वाले हैं। लेकिन जब हम कैपिटल सिटी की बात करते हैं तो कैपिटल सिटी में जस्ट इसके अपोजिट है, मतलब जिसकी जनसंख्या पूरे देश में ज़्यादा है उसकी कैपिटल सिटी में जनसंख्या क्या है, कम है। यहाँ पे फ्रेंच बोलने वालों की संख्या क्या है, ज़्यादा है और वो जो है 80% है। वहीं जो है डच बोलने वाले लोग जो है सिर्फ 20% है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे जो है यही चीज़ जो है ना, यहाँ पे दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में जो है वो एक तरीके से प्रॉब्लम का कारण बना है और इसको जो है किस तरीके से उन्होंने सॉल्व भी किया है, इसको भी जो है अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे कहता है द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, यानी जिनकी जनसंख्या कम थी वो जो है अगर देखा जाए तो आमतौर पे डच के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अमीर थे और पढ़ाई लिखाई में भी वो उनसे आगे थे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, दिस वॉज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी who got the benefit of economic development and education much later. This led to the tension between the Dutch-speaking and French-speaking communities during the 1950s and 1960s. अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि जो डच भाषा बोलने वाले लोग थे उनके साथ समस्या ये थी कि अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या है कि इनको जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी बाद में मिला और एजुकेशन भी जो है बाद में मिला। तो यही कारण था कि जब फ्रेंच लोगों को सारी चीज़ें सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं तो हमें वो चीज़ हमें जो है उन चीज़ों से क्यों पीछे रखा जा रहा है। तो देखिए यहाँ सही बात है, अगर एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन आपको मिल जाती है तो आप जो है कहीं ना कहीं अपने आप को सेटल कर पाएंगे और कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ ऐसा काम कर लेंगे जिसकी वजह से जो है आपका लाइफ सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी जो है इनका यही कहना था कि अगर हम भी पहले से पढ़े लिखे होते तो आज हमारी भी स्थिति जो है अभी जो है उससे कहीं ना कहीं बेहतर होती, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आगे कहता है द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वॉज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करें तो ब्रुसेल्स के साथ जो है ना और भी बड़ी समस्या थी। चलिए वहाँ पे तो ओवरऑल कंट्री की बात करते हैं तो 59% डच थे, 40% जो आपके फ्रेंच बोलने वाले थे। लेकिन जो कैपिटल सिटी था वहाँ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वहाँ पे जो है फ्रेंच वाले ज़्यादा थे तो अपने आप को ज़्यादा बोल रहे थे कि हम पावरफुल हैं भाई, और वहीं अगर हम डच की बात करें तो सिर्फ वो 20% थे। तो यहाँ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का खेल चल रहा था। लेकिन डच वाले कहते थे कि भाई हमारी जनसंख्या जो है पूरे देश में ज़्यादा है तो उसके हिसाब से सारी व्यवस्था को करना होगा, और फ्रेंच वाले कहते थे कि नहीं कैपिटल सिटी में हमारी जनसंख्या ज़्यादा है तो अब हमारे हिसाब से आपको चलना होगा। तो ये जो समस्याएं आई, इन समस्याओं को जो है किस तरीके से बेल्जियम ने सॉल्व किया इसके बारे में जो है हमें अभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी चलते हैं दूसरे कंट्री का एग्जाम्पल लेते हैं, और दूसरा कंट्री जो है आपका श्रीलंका है। और श्रीलंका आपको पता है कि एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड नेशन का मतलब ये है कि वैसा देश जो मतलब एक ऐसा पार्ट ऑफ लैंड जो चारों तरफ पानी से घिरा हो उसे हम आइलैंड कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करें तो श्रीलंका जो है वो तमिलनाडु के साउदर्न कोस्ट से जस्ट कुछ ही किलोमीटर पे है, और इसमें जो है अगर यहाँ बात करें तो इसकी जनसंख्या जो है लगभग 2 करोड़ है। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। जितनी जनसंख्या जो है आपकी हरियाणा की है उतनी जनसंख्या जो है आपकी श्रीलंका की थी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आगे कहता है लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन श्रीलंका हैज़ ए डाइवर्स पॉपुलेशन। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हालीज स्पीकर्स 74% एंड द तमिल स्पीकर्स 18%। अमॉन्ग तमिल्स देर आर 2 सब ग्रुप्स तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन्स। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कहता है ना कि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जो और भी साउथ एशिया में जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं तो यहाँ भी जो है श्रीलंका के अंदर डाइवर्स पॉपुलेशन है। डाइवर्स पॉपुलेशन का मतलब ये है कि वही जो है आपके अलग अलग इथनिक या फिर अलग अलग जो है भाषा बोलने वाले लोग जो है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो साउथ एशिया जो है ना बहुत बड़ी समस्या है इन साउथ एशिया रीजन में, और श्रीलंका के अंदर जो है ये समस्या को किस तरीके से यहाँ पे मिस हैंडल किया गया वो भी जो है हम लोग इसीलिए जो है दोनों देशों को कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि बेल्जियम जब आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे तो बेल्जियम ने किस तरीके से हैंडल किया, श्रीलंका ने किस तरीके से हैंडल किया, इन सारी चीज़ों को जो है हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि अगर हम बात करें तो श्रीलंका के अंदर जो है सिन्हाला स्पीकर्स यानी जो सिन्हाली भाषा बोलने वाले लोग थे वो 74% थे, और तमिल बोलने वाले लोग जो है वो 18% थे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 74% सिन्हाली भाषा वाले थे और 18% तमिल थे। अब उस तमिल के अंदर भी जो है 2 डाइवर्स ग्रुप था। एक वैसे जो कि तमिल वहाँ के ओरिजिनल जो तमिल थे उनको
तमिल नेटिव्स ऑफ, उनको श्रीलंकन कहा गया, श्रीलंकन तमिल्स कहा गया। और वो एक वैसे तमिल लोग थे जो आपके इंडिया से गए थे। कहाँ से गए थे? इंडिया से गए थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करें तो जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो आपके 13% थे, और जो बाकी बचे हुए जो 5% हैं वो जिनके पिताजी और एज ए प्लांटेशन वर्कर्स के तौर पे जो है वो वहाँ पे गए थे, और उनको जो है इंडियन तमिल्स कहा जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करें तो अगर आप जो है श्रीलंका का मैप देखेंगे ना, तो उस मैप के अंदर जो है ये कहता है कि श्रीलंकन तमिल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन नॉर्थ एंड द ईस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। यानी जो श्रीलंका का आप ये मैप देख रहे हैं, इस मैप के थ्रू जो है आप ये देखेंगे तो ये जो है श्रीलंकन तमिल जो है आपके इस श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट में बसे हुए लोग हैं, ठीक है। इस रीजन में जो है यहाँ पे बसे हुए लोग हैं, ठीक है। अब देखिए जो है इंडियन तमिल्स जो है कहीं कहीं यहाँ पे इंडियन तमिल्स है, आपका ये वाला रीजन तमिल्स लोगों का है, इंडियन तमिल्स, और बाकी जो है ये जो समुद्र किनारे हैं ये लोग यहाँ पे बसा हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कहता है कि मोस्ट ऑफ द सिनाली स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, यानी वहाँ पे जो है जितने भी सिनाली स्पीकिंग पीपल थे वो लगभग जो है सबके सब क्या थे, मतलब कौन से रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग थे, तो बुद्धिस्ट जो धर्म है उन धर्म को जो है वो फॉलो करते थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि तमिल्स वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम, यानी जो जितने भी तमिल्स थे उसमें लगभग जो है या तो वो हिंदू थे या फिर वो मुस्लिम थे। अब यहाँ पे क्या कहता है कि देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिनालीज। और देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जो है लगभग 7% लोग जो है वो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते थे, और वहाँ पे उसमें जो है क्रिश्चियन धर्म के अंदर भी या तो वो अगर हम बात करें तो या तो सिनालीज लैंग्वेज बोलते थे या फिर वो तमिल लैंग्वेज बोलते थे, यानी वहाँ पे 7% में जो है उनका वो मिक्सचर था, उसमें मतलब सही तरीके से, क्योंकि वो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते थे इसलिए वो उनको अलग ही मतलब एक तरीके से कर दिया गया था, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या है कि जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन दिस सिचुएशन लाइक दिस इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी एंड फोर्स इट विल ऑन फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। सपोज कीजिए कि अगर बेल्जियम के अंदर जो है यहाँ पे अगर जो डच कम्युनिटी है उनकी जनसंख्या ज़्यादा थी, अगर वो फ्रेंच कम्युनिटी और जो जर्मन कम्युनिटी है उस पर दबाव डालती कि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है भाई हम आप पे रूल करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है ये समस्या आती, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहता है, दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द कम्युनिटीज़ फॉर द, सही बात है, एक दूसरे में जो है वाद विवाद होता है। फिर उसके बाद ये कहता है कि दिस कुड लीड टू ए वेरी मैसिव पार्टीशन ऑफ द कंट्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या था कि ये क्या होता है कि दोनों जो कम्युनिटी है उनके बीच में जो है वाद विवाद हो जाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करते तो इससे हो सकता था कि दोनों कंट्री में क्या हो सकता था, बंटवारा भी हो सकता था, और बहुत कुछ इसका रिजल्ट आ सकता था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि बोथ दिस साइड शुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स। इन श्रीलंका द सिनाली कम्युनिटी एंजॉयड द इवन बिगर मेजॉरिटी एंड कुड impose its will on the entire country. Now let us took what had happened in both these country. अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कीजिए कि इसमें हम लोग आगे बढ़ने से पहले अगर ब्रुसेल्स जो बेल्जियम है वहाँ पे क्या दिक्कत होता है कि वो हो सकता था कंट्री दो पार्ट में बढ़ जाता, क्योंकि फ्रेंच और डच लोग जो है अलग अलग थे। और अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका के अंदर जो है यहाँ भी सिनालीस कम्युनिटी ज़्यादा थी, तो हो सकता है कि ये दूसरे पे राज करती। तो इसको जो है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आखिर दोनों कंट्री में क्या हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले जो है आपके सामने स्क्रीन पे जो नया टॉपिक है वो है मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, यानी किस तरीके से जो है वहाँ पे सिनालीस कम्युनिटी ने वहाँ पे लोगों पे शासन किया, उसके बारे में जो है अभी हमें पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक है। तो चलिए जो है यहाँ पे पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि श्रीलंका इमर्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। और देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि इंडिया जो है 1947 में, यानी हमारा देश जो है वो 1947 में आज़ाद हुआ था, तो वहीं श्रीलंका जो है आपका 1948 में आज़ाद हुआ था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कह रहा है कि द लीडर्स ऑफ द सिनालीस कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो सिनालीस लोग थे, यानी सिनालीस भाषा बोलने वाले लोग थे, उनका ये कहना था कि भाई हमारी जनसंख्या ज़्यादा है तो हम लोग मेजॉरिटी में हैं, और मेजॉरिटी में है तो हमारे
कहे ही के हिसाब से जो है सरकार चलनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं तो ये गलत है, इनकी जो सोच थी वो गलत है, क्योंकि इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे देखेंगे कि हमारी सरकार जो है सभी को एक साथ लेकर चलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है उनका ये कहना था कि भाई हमारी जनसंख्या ज़्यादा है तो हमारे हिसाब से जो है वो सरकार चलनी चाहिए, ठीक है। तो आगे यह कहता है, एज ए रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड द सीरियस मेजॉरिटेरियन मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिन्हालीज सुप्रीमेसी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही वहाँ पे सरकार का चुनाव होता है और सरकार जब बन जाती है तो सरकार बनने के बाद जो है वहाँ पे जो लीडर्स थे सिन्हालीज लोग, वहाँ पे जो है उन्होंने अपने वर्चस्व को जो है वहाँ पे रखा और उन्होंने जो है जो जैसा चाहा उस तरीके से जो है उन्होंने अपने संविधान में कर दिया, जिसकी वजह से जो है बाकी वहाँ पे जो भाषा बोलने वाले लोग थे उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए यहाँ पे क्या कहता है, इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज दस डिसरिगार्डिंग तमिल। अब देखिए यहाँ पे जो है यही गलती हो गई। 1956 के अंदर जो है उन्होंने एक ऐसा एक्ट पास किया ताकि सिन्हाला जो है वहाँ का क्या हो जाए, एक ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाए। जो वहाँ की सिन्हाली भाषा है वो क्या हो गई, वहाँ की आधिकारिक भाषा हो गई और उन्होंने तमिल को जो है कहीं भी भाव नहीं दिया। तो जो तमिल बोलने वाले लोग हैं वो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो है उनके मन में एक तो ऐसा होगा कि हमारे साथ जो है कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए आगे कहता है, द गवर्नमेंट फॉलोड अ प्रेफरेंशियल पॉलिसी दैट फेवर्ड सिन्हालीज एप्लीकेंट्स फॉर द यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट स्टेट शेल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। अब देखिए यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स कि गवर्नमेंट ने जो है वहाँ पे जो सिन्हाली भाषा बोलने वाले लोग थे उनके लिए जो है हर जगह प्रेफरेंसेस दे दीजिए कि जिनको सिन्हाली भाषा आती होगी उनको चाहे वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो या फिर कहीं जॉब लेना हो, तो हर प्रकार से जो है वहाँ पे जो सिन्हाली भाषा के लोग हैं उनको ही वहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाने लगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो है उन्होंने ये भी कहा कि हमारे यहाँ सिर्फ जो है बुद्धिज्म धर्म को फॉलो किया जाएगा और हमारे यहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, बुद्धिज्म है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स वहाँ पे क्या था कि आपको तमिल बोलने वाले लोग थे, ठीक है, और साथ ही साथ जो है वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम लोग भी थे। तो कहीं ना कहीं जो है जो वहाँ की श्रीलंका की सरकार जो बनी थी वो एक इस चीज़ को गलत कर रही थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है देखिए एक्शन और रिएक्शन, जब कुछ एक्शन होता है तो रिएक्शन जरूर होता है, और एक इंसान जो होता है ना उसका मतलब एक सहन शक्ति होती है। जब वो सहन शक्ति से जब वो ऊपर हो जाता है, जब उसकी सहन शक्ति ख़त्म हो जाती है तब वो कहीं ना कहीं जो है अपना रिएक्शन दे ही देता है। और इस रिएक्शन पे क्या हो सकता है, आप लोग जो है अपने आसपास में देखते ही होंगे कि जो लोग जब गुस्सा करते हैं आपस में, एक इंसान बहुत चीज़ों को सहता है लेकिन जब उससे लगता है कि वो बाहर जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो रिएक्शन दे ही देता है। तो सेम केस में जो है यहाँ भी ऐसा ही हुआ। देखिए क्या होता है आगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि ऑल दीज गवर्नमेंट्स मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग दी श्रीलंकन तमिल्स। अब देखिए यहाँ पे सरकार जिस तरीके से डिसीजन ले रही थी और सरकार जो डिसीजन लेने के बाद जो है तमिल लोगों को ये लगने लगा कि जो श्रीलंका की सरकार है वो हमें अपना मानती ही नहीं है, और जब मानती ही नहीं है तो हम लोग इस देश में क्यों हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम देश में क्यों हैं, क्योंकि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो श्रीलंका के लोगों का कहना था कि भाई जब तुम हमको मानते ही नहीं हो तो चलो हमको क्या करो, एक अलग देश के रूप में या फिर अलग राज्य के रूप में हमें दर्जा दे दो, हम लोग आराम से वहाँ पर रहेंगे, तुमसे कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है। They felt that none of the major political parties led by Buddhist and Sinhali leader was sensitive to their language and culture. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि उनका ये कहना था कि देखो भाई जितने भी तुम्हारे सिन्हाली पार्टी हैं उन पार्टी के अंदर जो है किसी भी अगर देखा जाए तो कोई भी जो है चाहे मतलब हमारे धर्म हो गए या फिर जो है हमारी तमिल भाषा है, इसको कहीं भी जो है मान्यता नहीं दी जा रही है और कहीं भी जो है हमें हमारे साथ जो है सही बर्ताव नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है हमारे लैंग्वेज को और कल्चर को भी जो है ख़राब किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे कहता है, दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन द गेटिंग जॉब्स एंड द अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कहता है कि अगर हम बात करें तो कहता है ये कि जो वहाँ का संविधान था और जो वहाँ की सरकार थी उसमें तो ऑलरेडी जो है सिन्हालीज भाषा को बहुत ज़्यादा जो है उसमें
मतलब उनको राइट्स दे दिए गए थे, लेकिन जब इनको राइट्स नहीं मिले तो इनको जो है ये लगने लगा कि हमें जो है सिर्फ हमें हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, और हमें जो है कहीं भी, चाहे वो जॉब के मामले में हो या फिर अदर कहीं एडमिशन लेना हो, तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग पीछे हो जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो है इन चीज़ों पे जो है मूवीज़ बनी हैं इंडिया के अंदर भी। तो जैसे आपको एक पता होगा कि मुरलीधरन जो है वहाँ श्रीलंका के एक स्पिन गेंदबाज थे, बहुत बड़े गेंदबाज थे, ठीक है, गेंदबाज हैं, और वहाँ पे जो है उन्होंने उनके ऊपर एक मूवी बनी है मुरली इंडिया के अंदर। तो आप देखेंगे कि जो मुरलीधरन है वो भी जो है तमिल कम्युनिटी से आते हैं, और किस तरीके से जो है उन्होंने अपने मतलब जो उनका लर्निंग स्टेज था वहाँ पे किस तरीके से जो है उन्होंने सर्वाइव किया है अपने आप को। तो आप जब वहाँ देखेंगे इन सब चीज़ों को तो आपको वो समझ में आएगा, ठीक है। और एक और मूवी है कि किस तरीके से जो है अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि सिन्हाली लोगों ने किस तरीके से जो है तमिल लोगों पे और तमिल लोग उसका रिएक्शन कैसे दिए हैं। तो इस पर एक मूवी बनी है मद्रास कैफ़े, उसको भी जो है आप देख सकते हैं। तो उसमें जो है आपको श्रीलंका का जो ओरिजिनल सिचुएशन है वो सिचुएशन आपको वहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए जो है इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एक वर्ड है यहाँ पे आपके बुक में दिया होगा, मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब क्या है कि एक ऐसा मतलब एक ऐसा बिलीफ या फिर एक ऐसा विश्वास जिसके अंदर जो मेजॉरिटी के लोग होते हैं वो अपने हिसाब से कंट्री को चलाना चाहते हैं, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म, ठीक है। तो अब चलिए जो है नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और इसमें नेक्स्ट पेज पे क्या है तो इसके बारे में जो है हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एज ए रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन द सिन्हालीज एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड ओवर टाइम। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि अब धीरे धीरे जो है श्रीलंका में क्या हुआ कि जो सिन्हालीज भाषा बोलने वाले लोग थे और जो तमिल लोग थे, इनके बीच का रिलेशन जो है बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया। क्यों ख़राब होने का, तो बहुत सारे कारण भी जो आपको पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए आगे कहता है द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च द पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि उन्होंने जो है वहाँ पे जो श्रीलंका तमिल लोग थे, श्रीलंकन तमिल्स लोग थे, उन्होंने क्या किया, खुद की अपनी पार्टी लॉन्च की, और उन्होंने ये कहा कि देखो भाई हम पार्टी इसलिए लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि जो सिन्हालीज भाषा बोलने वाले लोग हैं वो हमें जो है भाव नहीं दे रहे हैं और हमारी भाषा को भी आधिकारिक तौर पे मान्यता नहीं दे रहे हैं। तो हमें जो है तमिल को एक आधिकारिक तौर पे मान्यता दिलाना है, और साथ ही साथ जो है तमिल लोगों को भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और एडमिशन के लिए या फिर जॉब के लिए जो है हमें भी जो है रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है उन्होंने अपनी पार्टी की शुरुआत की थी, और जो उनका मेन डिमांड था बस यही था, ठीक है। अब देखिए आगे कहता है बट द डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय तमिल वर repeatedly denied. By 1980s, several political organizations were formed demanding an independent Tamil Elam state in the northern and eastern parts of Sri Lanka. अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कहता है कि अगर हम बात करें तो उन्होंने जो है ये भी कहा कि जहाँ पे तमिल लोग बसे हुए हैं, ठीक है, उनको जो है ठीक है आप दूसरे स्टेट में मिला के रखें, लेकिन हमें जो है हमें अलग कर दीजिए, हमारा अलग राज्य हो जाना चाहिए, क्योंकि तमिल भाषा लोग बोलते हैं। तो तमिल आपने जो है अपने राज्य की भाषा जो है सिन्हाली रख रखी है, हमें दिक्कत होती है, तो हमें क्या करो भाई, आप सबसे अच्छा है कि हमारे भाषा के आधार पे हमारे स्टेट्स को अलग कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उनका ये डिमांड था कि जो हम लोग जहाँ बसे हुए हैं उस जो भी उस साइड का इलाका है वहाँ का तमिल के हिसाब से जो है उसको आप अलग कर दो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू द वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, इट सून टर्न इनटू ए सिविल वॉर. As a result, thousands of people of both communities have been killed. Many families were forced to leave the country as refugees, and many more lost their livelihoods. The civil war has caused a terrible setback to the social, cultural, and economic life of the country. It ended in 2009. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि जो सिन्हालीज लोग थे और जो तमिल लोग थे, इनके बीच में जो है ना डिस्ट्रस्ट हो गया, मतलब इनके बीच का जो विश्वास था वो ख़त्म हो चुका था। और यही विश्वास जैसे ही ख़त्म हुआ तो वहाँ पे उस कंट्री के अंदर, श्रीलंका के अंदर जो है सिविल वार के रूप में ये आपका रूप ले लिया। सिविल वार क्या होता है कि स्टूडेंट, जब देश के लोग जो है ना किसी देश के अंदर जब आपस में लोग लड़ने लगते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिविल वार कहते हैं, गृह युद्ध जिसको कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही गृह युद्ध होता है तो उसमें बहुत सारे जो है
तमिल लोग भी मारे गए हैं, सिन्हाली लोग भी मारे गए हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए जब लड़ाई होगी तो दोनों तरफ से लोग मारे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ एक ही तरफ का जो है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें बहुत सारे लोगों को जो है रिफ्यूजीज़ के तौर पे रिफ्यूजीज़ कैंप में रहना पड़ा, ठीक है। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो सिविल वार हुआ वहाँ पे, तो श्रीलंका के अंदर जो है श्रीलंका को बहुत पीछे लेके चला गया, वो चाहे सोशल के तौर पे, चाहे कल्चरल या फिर इकोनॉमिक तौर पे जो है उन्हें काफ़ी जो है पीछे लेके चला गया, ठीक है। और ये जो है आपका 2009 में जो है ये वहाँ पे सिविल वार ख़त्म होता है। और उसके बाद से जो है श्रीलंका के अंदर आप देखेंगे कि जिस तरीके से जो है उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स बनी उसके बाद में, तो वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट भी हुआ है, ठीक है। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है अगर आप इनको देखना चाहते हैं किस तरीके से वहाँ पर नुकसान पहुँचा है, तो एक मूवी बनी है मद्रास कैफ़े, अब इसको देख लीजिएगा। और इसमें जो है श्रीलंका में किस तरीके से वहाँ पे जो है ये सिविल वॉर के बारे में भी वहाँ पे उसमें दिखाया गया है, शुरुआत में ही है, तो आप इसको जो है वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए जो है यहाँ पे जो है अगर हम बात करें तो एक और टॉपिक है, दैट इज़ एकोमोडेशन इन बेल्जियम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि किस तरीके से जो है वहाँ पे अभी तो हम लोग श्रीलंका के बारे में पढ़ें कि श्रीलंका में क्या समस्या हुई और किस तरीके से जो है उन्होंने हैंडल किया, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा गृह युद्ध के रूप में जो है हमें रिजल्ट देखने को मिला। तो क्या जो है वही चीज़ बेल्जियम के अंदर भी हमको देखने के लिए मिलेगा, तो उसी के बारे में जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक है एकोमोडेशन इन बेल्जियम, यानी बेल्जियम में किस तरीके से लोगों ने वहाँ पे इस चीज़ों को लिया, तो वहाँ के लोगों ने किस तरीके से आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स बनाई, इसके बारे में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है स्टूडेंट्स, द बेल्जियन लीडर्स टूक अ डिफरेंट पाथ, दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। Between 1970 and 1983, they amended their constitutions 4 times so as to work out an arrangement that would be enable everyone to live together within the same country. अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कहता है कि जिस तरीके से श्रीलंका में जो घटनाएं घटी उसको बेल्जियम जो है अलग तरीके से इसने लिया। उन्होंने जो है एक अलग पाथ ही लिया और उन्होंने ये कहा कि देखो भाई, जो हमारे यहाँ जो भी हमारे रीजनल डिफरेंसेस हैं, उन सारे रीजनल डिफरेंसेस को क्या करना होगा, एक साथ लेके चलना होगा। हमें जो है एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे के कल्चर को समझना होगा, एक दूसरे की भाषा को समझना होगा, तभी जो है हम इस देश में जो है सरकार को चला सकते हैं, फिर हमारा देश जो है सही तरीके से रह सकता है, ठीक है। तो इसके लिए जो है उन्होंने 1970 से लेकर 1993 के बीच में अपने संविधान के अंदर जो है 4 बार बदलाव किया, ताकि जो है सभी को बराबरी का जो है मौका उसमें मिल सके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज़ वेरी इनोवेटिव। हेयर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जिस तरीके से जो उन्होंने अरेंजमेंट बनाया वहाँ पे, वो बाकी पूरी दुनिया के लिए जो है एक एग्जाम्पल के तौर पे काम किया, और बाकी दुनिया के लोगों ने भी जो है इसको अपनाया। उनको देखा कि नहीं, कि बेल्जियम में जो है इतना डाइवर्स ग्रुप होने के बाद भी जो है उन्होंने सही तरीके से अपने आप को मैनेज कर लिया है, तो क्यों ना जो है अपने देश में भी उसको लागू किया जाए, ठीक है। तो इसी में जो है कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि किस तरीके से जो है उन्होंने अपने यहाँ जो सिचुएशन था उसको संभाला यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशंस प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलैटरली। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि उन्होंने संविधान में ये लिख दिया कि देखो भाई, हमारा संविधान ये कहता है कि जो भी हमारे यहाँ मंत्री बनेंगे वो सारे मंत्री जो है इक्वल मात्रा में होंगे, वो डच भी होंगे और फ्रेंच भी होंगे, ठीक है। यानी डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले की जो मंत्री होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे जैसे मान लो कि कभी स्पेशल मेजॉरिटी की सपोर्ट पड़ती है, तो उसमें जो है दोनों जैसे फ्रेंच से भी और डच से भी लोग आएंगे। और इसमें एक तरीके से ये फर्स्ट पॉइंट में ये दिख रहा है कि किसी भी जो कोई भी जो है यहाँ पे चाहे वो फ्रेंच कम्युनिटी के लोग हैं चाहे डच कम्युनिटी के लोग हैं, वो सिंगल डिसीजन को नहीं ले सकते हैं, वो उनको जो है बराबर डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए आगे कहता है, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री, द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और देखिए यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे पावर्स को जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर था वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया, ताकि स्टेट गवर्नमेंट जो है सही तरीके से फंक्शन कर सके। और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहा गया कि आप जो है स्टेट गवर्नमेंट के काम के बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे, उनको आप जो है काम अच्छे तरीके से
करने देंगे। तो स्टूडेंट्स इनका ये सेकेंड एकोमोडेशन था, किस तरीके से जो है उन्होंने अपने संविधान में इस चीज़ों को लिख रखा था, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ब्रुसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंटर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो समस्या बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में थी, तो उन्होंने जो है वहाँ पे जो फ्रेंच कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने भी जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन ब्रुसेल्स में एक्सेप्ट किया कि नहीं भाई, अगर आपका सेंट्रल में जो है, चूँकि सेंट्रल में आपकी जनसंख्या ज़्यादा है, तो आपने जो है हमें अगर एक्सेप्ट किया है तो हम भी आपको एक्सेप्ट करते हैं, यानी ब्रुसेल्स में भी जो है आपका इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। उसमें ये नहीं कि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है तो हम ही जो है इस पर हम ही जो है वहाँ पे हमारी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी दोनों की जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी अगर हमारे 10 लोग हैं तो आपके भी कितने लोग होंगे, 10 लोग होंगे। तो इस पे जो है उन्होंने अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तौर पे इसको वहाँ पे अपने संविधान में लिख रखा है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है आगे क्या कहता है, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। दिस community government is elected by people belonging to one language community, Dutch, French and the German speaking. No matter where they live, this government has to the power regarding cultural, educational, language related issues. अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे एक और तरह की सरकार थी, तीसरी सरकार थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से जो है अलग थी, ठीक है। उसको जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट वहाँ पे कहा गया। और कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वहाँ की जो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे वो वही चुनते थे। जैसे फ्रेंच वाले अपनी एक सरकार बना लेंगे, डच वाले जो है अपनी एक सरकार बना लेंगे, और जर्मन बोलने वाले लोग अपनी एक सरकार बना लेंगे। वो देश में कहीं भी रहते हैं, उससे मतलब नहीं है कि आप किस कौन से पार्ट में रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे इनका काम था कि हमारे कल्चर को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, एजुकेशन किस तरीके से जो है वहाँ पे दिया जा सकता है लोगों को, यानी कोई भी अगर लैंग्वेज रिलेटेड भी इशू होती थी तो जो है यही सरकार जो है यहाँ पे काम करती थी, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये कहता है कि यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. It indeed is a very complicated even for people living in Belgium, but these arrangements have worked well so far. They help to avoid civic strife between the two major communities and possible division of the country on linguistic lines. When many countries of Europe came together to form a European Union, Brussels was chosen as its headquarter. अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये कहता है कि अगर हम बात करें तो जो बेल्जियन मॉडल है वो दिखने में क्या है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी लोग जो है यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो रहने वाले लोग हैं इस अरेंजमेंट से खुश थे, और इस अरेंजमेंट से जो है वहाँ पे कोई सिविल वॉर नहीं हुआ और ना ही जो है वहाँ पे किसी प्रकार का दंगा फसाद हुआ। लोग जो है वहाँ पे अच्छे से थे और उनको ये अरेंजमेंट सही तरीके से काम कर रहा था, तो कोई किसी प्रकार का दिक्कत ही नहीं है। तो इस सिस्टम जो है सही तरीके से चल रहा था, ठीक है। अब देखिए वहाँ पे जब बहुत सारे कंट्री जो है यूरोपियन यूनियन जब बनाए तो जो यूरोपियन पार्लियामेंट था उसका हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल्स में ही बनाया गया, क्योंकि ये कहा गया कि जो भाई ब्रुसेल्स है उस जिस तरीके से अपने यहाँ सिचुएशंस को हैंडल किया है वो कहीं ना कहीं बहुत ही प्रशंसनीय है, तो क्यों ना जो है अपना हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल्स के अंदर ही बनाते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, तो योर आंसर शुड बी इन द ब्रुसेल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए यहाँ पे जो है इसमें इस टॉपिक का जो है जो भी हम लोग पढ़ रहे थे बेल्जियम एकोमोडेशन इन बेल्जियम, उसी का जो है कंक्लूजन है यहाँ पे। तो कह रहा है कि व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, बोथ आर डेमोक्रेसीज येट दे डील विद द क्वेश्चंस ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि अगर हम अभी बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी को देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके से सिचुएशंस को दोनों जगह पे हैंडल किया, कहीं ना कहीं एक श्रीलंका के अंदर गलत हुआ और बेल्जियम के अंदर जो है उन्होंने अपने आप को एक दूसरे को समझा और उसके हिसाब से सिचुएशंस को सॉल्व किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कहीं भी जो होता है अगर इस तरह की समस्याएं होती हैं तो वहाँ पे हम देश की एकता पे खतरा पड़ता है और हो सकता है कि देश जो है टूट जाए, बट जाए। तो इस चीज़ को जो है हैंडल करने के लिए बेल्जियम ने अपना बहुत अच्छा तरीका अपनाया। वहीं श्रीलंका जो है वहाँ पे उसको शुरू में अपने आप को वो दिखाएं कि हम मेजॉरिटी में हैं तो हमारी चलेगी, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे सिविल वार हो गया तो इस चीज़ को जो है उन्हें 2009 में ख़त्म करना पड़ा और बाकी तमिल को भी जो है उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया, तब से जाके जो है वहाँ पे शांति व्यवस्था बनी रही। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी जो भी टॉपिक बचे हुए हैं इसका पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि बहुत लंबा ये वीडियो हो जाएगा तो आपको भी जो है देखने में परेशानी होगी। तो क्यों ना जो है हम उसको ये सोच रहे हैं कि इसका एक और पार्ट बना दें जिसमें जो है बाकी हम चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू, जय हिंद।